स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। मान लीजिए कि कुछ चंद अमीर लोग हैं और वही जो है वो आपके पास नेशनल पॉलिसीज और इंटरनेशनल पॉलिसीज को डिक्टेट कर रहे हैं। वही ये डिक्टेट कर रहे हैं कि आपके पास जो अगला राष्ट्रपति है, अगला प्राइम मिनिस्टर है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो कौन होगा और कौन सी पॉलिसीज जो है वो आपके पास बनाई जाएंगी नेशनल लेवल के ऊपर भी और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी। तो क्या होगा इस केस के अंदर? हम ये देख पाएंगे कि जो इनइक्वालिटी है वो अपनी चरम सीमा के ऊपर होगी। जो गरीब हैं वो और ज्यादा गरीब होते चले जाएंगे और जो अमीर हैं वो और ज्यादा अमीर होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसी सरकार के अंदर जो ज्यादातर पॉलिसीज हैं वो इस चीज को देखते हुए बनाई जाएंगी कि जो कैपिटलिस्ट लोग हैं उनका फायदा किस चीज में है। उनका अगर फायदा फ्री मार्केट के अंदर होगा तो इवेंचुअली पूरा जो न्यूज नेशन है, पूरा जो आपके पास मीडिया है, वो फ्री मार्केट वाली जो पॉलिसीज हैं उनको एडवोकेट करना स्टार्ट कर देगा। उसी के साथ साथ अगर उनका फायदा जो है वो आपके पास सेंसरशिप के अंदर है तो पूरा का पूरा जो मीडिया है वो आपके पास प्रो सेंसरशिप गुणगायन जो है वो करना शुरू कर देगा। एंड इवेंचुअली हम देखेंगे कि ऐसे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े जो आपके पास कैपिटलिस्ट हैं, वो मेजर गवर्नमेंट की मेजर पोजीशंस के ऊपर जो है वो हो सकता है कि डायरेक्टली भी बैठे नजर आए। और ऐसा ही हमें रिसेंटली अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शंस में भी जो है वो दिखाई देता है। वहां पे भी हम सोच रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अच्छे कंटेंडर हैं, प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन उनकी लैंडस्लाइड विक्ट्री के अंदर मिस्टर एलन मस्क का बहुत बड़ा हाथ बताया जाता है। और हम आज के सेशन के अंदर इसी चीज के बारे में, इसी मुद्दे के बारे में जो है वो बात करेंगे कि आखिरकार जो ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है इसके अंदर ये जो एक हस्तक्षेप है वो इतना मेजर कैसे हो जाता है। बेसिकली तीन तरीके जो है वो अपनाए जाते हैं, तीन रीइंफोर्सिंग वेक्टर्स जो है वो अपनाए जाते हैं इन चीजों के अंदर। पहली जो चीज है दैट इज द डायरेक्ट फाइनेंशियल लीवरेज। आप जो है वो डायरेक्टली किसी इंसान को पैसे भिजवाते हो, डायरेक्टली किसी पार्टी को जो है वो आप सपोर्ट करते हो अपने पैसे से, और इसके फलस्वरूप आपको जो है वो पॉलिसी, वो जो पार्टी है वो आपको प्रॉमिस करती है कि आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस वो जो है वो आपके लिए, आपके हित में कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ पॉलिसीज जो है वो बनाएगी। और फिर उसके बाद इवेंचुअली, बिकॉज बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो कैपिटलिस्ट हैं दे आर द ओनर्स ऑफ द मीडिया ऑल्सो, दे आर द ओनर्स ऑफ द मीडिया चैनल्स ऑल्सो। तो यह देखा जाता है कि आपके पास नरेटिव कंट्रोल के अंदर भी उनका जो है वो बहुत बड़ा हस्तक्षेप होता है, मीडिया के अंदर उनका बहुत बड़ा हस्तक्षेप होता है। और इस तरह से धीरे धीरे जिस कैंडिडेट को वो जिताना चाहते हैं उनके बारे में ही गुणगायन जो है वो पूरे मीडिया के अंदर होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद कई बार सरकार इतनी ज्यादा खुश हो जाती है, जो राष्ट्रपति हैं वो इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इवेंचुअली सीधा सीधा जो है वो एक मिनिस्टेरियल सीट जो है वो आपके पास कैपिटलिस्ट को दे दी जाती है जिसने उनका सहयोग किया था। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने भी एलन मस्क को कुछ ऐसे वादे जो है वो किए थे और बहुत सारे वादों के ऊपर खरा भी उतरे, लेकिन इवेंचुअली जो है वो कंटेंशन बढ़ता चला गया और आज जो है वो एक स्प्लिट हमें देखने को मिल रहा है। आज के इस सेशन के अंदर हम इन्हीं मुद्दों के ऊपर बात करेंगे कि ये फैक्टर्स जो है वो दुनिया भर के अंदर कैसे प्ले कर रहे हैं। चलिए, सो बिफोर वी स्टार्ट, हमारा जो P2I बैच है दैट हैज बीन लॉन्च्ड और आप जो है वो ADS लाइव कोड जो है वो यूज कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो एंथ्रोपोलॉजी के बैचेस हैं अगेन दे हैव बीन लाइव। इसके अंदर लाइव आंसर राइटिंग क्लासेस, जो लाइव क्लासेस हैं, मेंटरशिप है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीरियोडिक वैल्यू एडिशन है, टेस्ट सीरीज, वो सारी चीजें जो है वो इसी के अंदर इंक्लूड कर दी गई है। तो चलिए पहले वेक्टर के ऊपर आते हैं, पहली चीज के ऊपर आते हैं, दैट इज द डायरेक्ट फाइनेंशियल लीवरेज। डायरेक्ट फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब होता है कि आप किसी पार्टी को
या फिर किसी कैंडिडेट को डायरेक्टली फाइनेंस करते हो या फिर डायरेक्टली उनको जो है वो पैसे भिजवाते हो। सो बेसिकली अगेन यही जो है वो चीज आपके पास जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर भी देखी गई। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर एक बहुत लैंडमार्क केस हुआ है जिसको हम कहते हैं द सिटीजन यूनाइटेड केस। सिटीजन यूनाइटेड केस के अंदर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने यह डिसाइड किया कि वो लोग जो है वो अगेन पॉलिटिकल पार्टीज को परमिट करेंगे कि जितनी भी वो स्पेंडिंग कर सकते हैं वो उतनी स्पेंडिंग वो करें। तो पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह माना गया और सुप्रीम कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, उसने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि अगर कोई प्राइवेट प्लेयर अपनी गुणगान कर रहा है या फिर अपनी कैंपेनिंग कर रहा है और अपना वो प्राइवेट पैसा जो है वो निवेश कर रहा है, तो इसके अंदर जो है वो सरकार का या फिर आपके पास सरकारी तंत्र का हस्तक्षेप जो है वो सही नहीं है। और इसी चीज को लेते हुए जो आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने अपनी जो कैंपेन की स्पेंडिंग है उसको कई गुना इंक्रीज कर दिया। जो ये पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने सुपर पैक्स बनाए। सुपर पैक्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनको जो है वो अगेन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह जो है वो रखा गया और ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थे ये डायरेक्टली जो आपके पास दो मेजर पार्टीज हैं अमेरिका के अंदर, उनको फंडिंग इन्होंने जो है वो करनी स्टार्ट कर दी। तो होता क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से बना कि आपके पास जो कैपिटलिस्ट हैं वो डायरेक्टली अपना पैसा जो है वो इन सुपर पैक्स के अंदर, जो कि एक एनजीओज की तरह काम कर रहे हैं, इन सुपर पैक्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करेंगे और ये जो सुपर पैक्स हैं वो इसी पैसे को लेंगे और डायरेक्टली जो है वो आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो फंड करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज प्राइवेट पार्टीज हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सो दे आर इम्यून फ्रॉम द गवर्नमेंट मशीनरी और द गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो वो स्टेट अकाउंटेबिलिटी से भी बच गए। तो इस तरह से कोई भी इंसान आके सुपर पैक्स के अंदर निवेश कर सकता था और सुपर पैक्स जो है वो आगे चल के पैसे को इन्वेस्ट कर सकते थे और इस तरह से एलन मस्क जैसे लोगों के लिए खूब सारे दरवाजे खुल गए कि वो जो है वो डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे जो है वो दे सकते हैं और इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आगे चल के गवर्नमेंट के रास्ते या फिर गवर्नेंस के रास्ते जो है वो इन प्लूटोक्रेट्स के लिए जो है वो खोल सकेंगे। और फिर उसके बाद जो दूसरी चीज आती है दैट इज लॉबिंग एंड कॉर्पोरेट कैप्चर। तो आपके पास जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स थे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जिनको सरकारी तंत्र के बारे में पता था, उन रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को इन्होंने हायर करना स्टार्ट कर दिया, कैपिटलिस्ट ने हायर करना स्टार्ट कर दिया ताकि डायरेक्टली जो चेक्स हैं वो जो है वो मिनिस्टर्स की पॉकेट तक जो है वो पहुंच सके एंड इवेंचुअली रिवॉल्विंग डोर मैकेनिज्म जो है वो बन सके। रिवॉल्विंग डोर मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि हम आपको जो है वो कुछ आपकी जेब को गर्म करेंगे और आप जो पॉलिसीज बना रहे हैं वो जो है वो हमारे फेवर में बनानी शुरू कर दीजिए। और इसके फलस्वरूप ये देखा जाता है कि बहुत सारी जो सरकारी पॉलिसीज हैं वो कॉर्पोरेट रूम्स के अंदर बनना शुरू हो जाती है, कॉर्पोरेट रूफ्स के नीचे बनना शुरू हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, बड़ा ही क्लासिक एग्जांपल है कि फ्रांस की जो कोविड कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी थी वो जो है वो मैकिन्जी के ऑफिस के अंदर ये कहा जाता है कि बनाई गई थी। मैकिन्जी जो कि अगेन एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन है, उसके ऑफिस के अंदर। सो आपके पास जो है वो इतने बड़े स्तर के ऊपर जो है वो एक किकबैक्स और एक किकबैक मैकेनिज्म जो है वो चालू हो जाता है। फिर उसके बाद जो अगला वेक्टर आता है दैट इज नोन एज द नरेटिव कंट्रोल। ये उससे भी ज्यादा घातक है। नरेटिव कंट्रोल, नरेटिव कंट्रोल का मतलब है कि अब आप धीरे धीरे जो ये प्लूटोक्रेट्स हैं या फिर ये कैपिटलिस्ट हैं, ये धीरे धीरे जो है वो सारी न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस या फिर जो मेजर नेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कैप्चर करना शुरू कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जो अगर मीडिया ओनरशिप की बात की जाए तो अगेन रफली अगर हम स्टैट की बात करें, 8 में से कम एक जो बिलियनियर है उसके पास कोई ना कोई जो है वो मीडिया एसेट है। जैसे हम एलन मस्क की ही बात कर लें, उनके पास भी एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया एसेट है और सोशल मीडिया एसेट का नाम है एक्स।
जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था उसका नाम। तो बेसिकली अगेन उन्होंने जो है वो जो एक दुहाई दी थी उस वक्त, जिस वक्त जो है वो उन्होंने एक्स को खरीदा था, जो दुहाई दी गई थी वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की दी गई कि ट्विटर के फिलहाल के जो मालिक हैं वो जो है वो ट्विटर को एक फ्री मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह से जो है वो नहीं संभाल पा रहे हैं, तो मुझे जो है वो एक्वायर करना पड़ रहा है। बट इवेंचुअली जैसे ही उन्होंने एक्वायर किया तो हमने देखा कि धीरे धीरे जो है वो ट्विटर राइट विंग एक्टिविस्ट या फिर राइट विंग ओरिएंटेशन की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। तो जो उन्होंने दुहाई दी थी खुद जो है वो कंट्रास्टिंगली उसके अगेंस्ट जो है वो उन्होंने एक्ट किया। फिर उसके बाद अगली जो चीज आती है दैट इज द थिंक टैंक पैट्रोनेज। यहां पे जो क्लासिक केस है वो जो है वो कोच फाउंडेशन का दिखाई देता है। कोच फाउंडेशन जो है वो अमेरिका की एक फाउंडेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके ऊपर ये बार बार इल्जाम लगते हैं कि ये जो थिंक टैंक्स हैं, अब बेसिकली थिंक टैंक्स क्या होते हैं, दे आर दी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। ये रिसर्च इंस्टीट्यूशंस डायरेक्टली अपनी रिसर्च सप्लाई करते हैं सरकार को, और सरकार इन रिसर्च इंस्टीट्यूशन की रिसर्च के बेसिस के ऊपर अपने जो है पॉलिसीज को बनाती है। और जो कोच फाउंडेशन है ये फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको कुछ अमीर लोग बनाते हैं और दुनिया की भलाई के लिए वो चैरिटी करते हैं। और सारी की सारी चैरिटी जो है वो, बहुत अजीब बात है कि कोच फाउंडेशन की सारी जो चैरिटी है वो इन थिंक टैंक्स के पास जाती है, और थिंक टैंक्स ऐसी जो है वो पॉलिसी के लिए एडवोकेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो पॉलिसीज जो है वो इनके अंदर जो कोच फाउंडेशन के निवेशक हैं उनके लिए जो है वो काम कर रही होती हैं। तो इस तरह से बहुत बार ये देखा जाता है कि डायरेक्टली थिंक टैंक्स को जो है वो फंडिंग होनी शुरू हो जाती है, जिसकी रिसर्च के ऊपर आपके पास सरकार जो है वो पॉलिसीज बनाती है। फिर उसके बाद तीसरी चीज आती है दैट इज द कंट्रोल ऑफ द इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगेन जो आपके पास बहुत ही क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो सैटेलाइट, इट इज द पार्ट ऑफ द आजकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। सिमिलरली आपके पास जो इंटरनेट है दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बहुत बार जो है वो ये प्लेयर्स इन चीजों को ओन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर एलन मस्क, ये जो है वो आपके पास दो बहुत बड़ी चीजों के जो है वो ओनर है। पहला जो है वो आपके पास स्टारलिंक है, दूसरा आपके पास जो सैटेलाइट कंपनी है जिसको स्पेस एक्स कहते हैं, ठीक है, जो रॉकेट कंपनी है जो कि आजकल जो है वो सैटेलाइट्स की डिलीवरी जिसने करनी शुरू कर दी है। तो दो जो है वो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक जो है वो ये लोग हैं, एंड इवेंचुअली अब इनके पास ही जो इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन लोगों के पास है, मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर वो इन लोगों के पास है, जहां से पॉलिसीज बनेगी, जिस रिसर्च से पॉलिसीज बनेगी वो रिसर्च जो है वो ये लोग ओन कर रहे हैं। तो इवेंचुअली आधी सरकार जो है वो इनकी तरफ ऑलरेडी झुकी हुई मिलती है। उसी के साथ साथ कौन इलेक्शन जीतेगा, किसको फंडिंग करनी है, कितनी फंडिंग जाएगी, वो सारी की सारी चीजें जो है वो अगेन इनके हाथों में जो है वो आ जाती हैं। फिर उसके बाद अगली जो चीज आती है दैट इज द डायरेक्ट एंगेजमेंट इन द गवर्नमेंट। वो कहते हैं कि हम जो है वो अब किसी और के ऊपर क्यों निर्भर रहें, हम डायरेक्टली जो है वो गवर्नमेंट के अंदर बैठ जाते हैं, हम ही मिनिस्टर बन जाते हैं, क्या ही दिक्कत है। और वही जो है वो एलन मस्क ने किया भी था स्टार्टिंग में जो है वो बेसिकली एलन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का जो है वो हेड बना दिया गया था, प्रधान बना दिया गया था। फिर उसके बाद जो है वो बहुत सारे लोगों ने ये जो है वो बात कही दैट इट इज दी बेसिकली जो आपके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ये उस केस के तहत जो है वो सही नहीं है, ठीक है। उसके अंदर जो है वो बेसिकली आपके पास देयर वाज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द इंटरेस्ट। तो बिकॉज ऑफ दैट एलन मस्क को जो है वो फिर नीचे अपना हाथ पैर जो है वो नीचे रखना पड़ा, ठीक है। सो बेसिकली ये देखा जाता है कि पहले जो है अगेन अगर हम स्टैट की बात करें तो अगेन 11% ऑफ द ग्लोबल बिलियनियर्स उन्होंने कभी ना कभी जो है वो एक पॉलिटिकल ऑफिस को जरूर हेड किया है। और उसी के साथ साथ जो है वो आपके पास आजकल जो आपके पास ऑटोक्रेसीज है उसका शेयर 29% तक जो है वो जंप हो चुका है।
यानी कि आपके पास डायरेक्टली जो बिलियनियर्स हैं, मिलियनियर्स हैं, या फिर जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो सरकार के अंदर जो है वो अपना ऑफिस कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। और वही जो है वो हमें इनके केस के अंदर, एलन मस्क के केस के अंदर भी दिखाई देता है। और ये जो एक प्लूटोनिक प्रॉब्लम है, या फिर ये जो आपके पास प्लूटोक्रेसी की प्रॉब्लम है, अमेरिका के अंदर भी है, यूरोप के अंदर भी है, और जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके अंदर भी है। इवन अफ्रीकन सोसाइटीज के अंदर भी दिखाई देती है, थाईलैंड में भी दिखाई देती है, एशियन सोसाइटीज में या फिर एशियन कंट्रीज में भी दिखाई देती है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एलन मस्क, अगेन उनका जो स्टारलिंक है, इट इज इंडिस्पेंसेबल टू द यूएस एंड यूक्रेनियन डिफेंस। ठीक है, तो आपके पास जो है वो अगेन इतना बड़ा जो है वो जो इनका प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है अभी। सिमिलरली जेफ बेसोस के ऊपर जो है वो ये इल्जाम लगाए जाते हैं कि इन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट के ओपिनियन पेजेस को जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया था। कोच फाउंडेशन के ऊपर बार बार ये इल्जाम लगाए जाते हैं कि इन्होंने जो है वो थिंक टैंक्स को इन्फ्लुएंस किया था। सिमिलरली टेक द केस ऑफ यूरोप, टेक द केस ऑफ सिल्वियो ऑफ इटली। ठीक है, तो अगेन उनके ऊपर जो है वो ये बात कही जाती है कि मेजरली जो 3 बड़े टीवी चैनल्स हैं इटली के, वो यही जो है वो ओन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है मिस्टर स्टेरिन की। स्टेरिन के ऊपर अगेन इल्जाम लगाए जाते हैं कि ये जो है वो राइट विंग एक्टिविस्ट को ट्रेन करते हैं, और उसी के साथ साथ जो प्रो क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज हैं उनको जो है वो पब्लिकली जो है वो उनको लताड़ने में जो है वो इनका बहुत बड़ा हाथ है। प्रोग्रेसिव पॉलिसीज को जो है वो बार बार ये लताड़ते हैं, ये जो है वो साइडलाइन करते हैं। फिर उसी के साथ साथ जो है इन हंगरी मिस्टर ओरबान के ऊपर ही ये जो है वो इल्जाम लगाए जाते हैं, मिस्टर विक्टर ओरबान, इनके ऊपर ही ये इल्जाम लगाए जाते हैं कि ये 400 से ज्यादा प्रो गवर्नमेंट टीवी चैनल्स को ये जो है वो हेड करते हैं, इनके और इनके दोस्त। सो इवेंचुअली अगर हम पूरे के पूरे नैरेटिव की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की प्रॉब्लम नहीं है, यूरोप की भी प्रॉब्लम है। ठीक है, उसी के साथ साथ टेक द केस ऑफ अफ्रीकन सोसाइटीज, वहां पे भी ऐसा हो रहा है। ठीक है, थाईलैंड में भी जो है वो अगेन डायरेक्टली जो पॉलिटिशियंस हैं या फिर जो डायरेक्टली बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, दैट वर द हेड ऑफ द मीडिया चैनल्स इनिशियली, वही जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर आए हुए हैं। तो बेसिकली इन सोशियोलॉजी हम जो है वो इन चीजों को बहुत पहले से देख रहे थे। इन एंथ्रोपोलॉजी ऑल्सो हम इन चीजों को बड़े पहले से देख रहे थे, और इसीलिए जो है वो आपके पास एलीट थ्योरी जो है वो बनाई गई। एलीट थ्योरी को बनाने वाले मिस्टर राइट मिल, वो जो है वो आपके पास इस मुद्दे के थीसिस के बारे में बात करते हैं। राइट मिल बेसिकली ये कहते हैं कि आपके पास अगर हम जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखें, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर यूरोपियन सोसाइटी के जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखें, तो आपके पास कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं, कुछ ऐसे हाई एलीट स्कूल्स होते हैं जिसके अंदर जो है वो आपके पास पॉलिटिशियंस के बच्चे पढ़ते हैं, जिसके अंदर जो है वो ऐसे बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स हैं, प्लूटोक्रेट्स हैं, उनके जो है वो बच्चे जाते हैं। और वो जो बच्चे हैं वो आपस में ऑलरेडी एक नेटवर्क जो है वो स्थापित कर लेते हैं, एक नेटवर्क जिसके अंदर जो मीडिया के हेड्स हैं उनके बच्चे हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनके बच्चे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बच्चे हैं, जो बड़े बड़े स्टेट ओनर्स हैं उनके बच्चे हैं, पॉलिटिशियंस हैं उनके बच्चे हैं। और वो जो है वो आपके पास एक ओल्ड बॉयज क्लब जो है वो बना लेते हैं। और इस तरह से आपके पास जो मिलिट्री है, जो स्टेट है, जो मीडिया है, ये सारी जिन्होंने एक दूसरे को बैलेंस करना था, जिन्होंने एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करके एक बैलेंस बनाना था, वो जो है वो एक ही साथ निट हो जाती हैं और वो अपने हिसाब से पॉलिसीज को बनाना शुरू कर देती हैं। एंड हेंस अ वेरी एलीट रूलिंग क्लास इट इमर्जेस।
और वो एलीट रूलिंग क्लास जो है वो बेसिकली ये डिसाइड करती है कि किसको ऊपर गद्दी के ऊपर बैठाना है और किसको जो है वो नीचे उतारना है। और इसी के बाद आपके पास एक और थ्योरिस्ट आते हैं, नाम है वेल्फ्रेड परीतो। वेल्फ्रेड परीतो जो है वो अगेन ये बात करते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपके पास हमेशा ओल्ड बॉयज क्लब ही जो है वो रूल करेगा, बट आपके पास नए जो है वो लोग आते रहते हैं, नए टेक्नोक्रेट्स, नए एंटरप्रेन्योर्स जो है वो आते रहेंगे। और ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बार बार ओल्ड बॉयज क्लब को जो है वो ज्वाइन करते चले जाएंगे, और ओल्ड बॉयज क्लब जो है वो इन लोगों को अपनी तरह से ढालता चला जाएगा। तो इस तरह से ये जो है वो एक कंटिन्यूटी दिखाई देती है। एंड दीज आर द पीपल अकॉर्डिंग टू मिस्टर राइट और अकॉर्डिंग टू द एलीट थ्योरी, दीज आर द पीपल हु विल रूल द वर्ल्ड और हु विल रूल द नेशंस। और फिर उसके बाद अगर हम आइडियोलॉजी कंट्रोल की भी बात करें तो अगेन उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं ग्रामसी, सॉरी, सो ग्रामसी ने जो है वो आपके पास हेगीमनी की जो थ्योरी है उसको दिया है। ग्रामसी की थ्योरी के हिसाब से ये जो लोग हैं वो धीरे धीरे मीडिया चैनल्स को भी ऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे एलन मस्क की बात करें हम, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम जेफ बेजोस की बात करें, जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे थे वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर जो ओपिनियन पेजेस हैं उनको। तो इस तरह से यही लोग जो है वो मीडिया कंपनीज को भी कंट्रोल करते हैं। और यही लोग जो है क्योंकि मीडिया कंपनीज को कंट्रोल कर रहे हैं तो इवेंचुअली कल्चरल कैपिटल को भी यही लोग कंट्रोल करेंगे। अब कल्चरल कैपिटल का मतलब क्या होता है? कल्चरल कैपिटल का मतलब है कि आप किस तरह से सोचते हो, किस तरह से बिहेव करते हो, आप अपनी कॉमन सेंस को किस तरह से जनरेट करते हो। कई चीजें होती हैं ना जिसको हम कहते हैं कॉमन सेंस, कि ये तो भैया कॉमन सेंस थी। अब जो कॉमन सेंस है वो कॉमन सेंस आती कहां से है? वो आती है रात की 9 बजे की टीवी डिबेट से। और कौन टीवी डिबेट को जो है वो रूल कर रहा है, कौन टीवी डिबेट को हेड कर रहा है? ऐसे कुछ लोग जो है वो कल्चर के अंदर नरेटिव्स बनाते हैं, नरेटिव्स को स्थापित करते हैं। और हम और आप जैसे लोग जो है वो नरेटिव्स को बैठ के रात को 9 बजे जो है वो देखते हैं, बड़े चटकारे ले लेके। और इस तरह से जो है वो हमारी जो कॉमन सेंस है वो डेवलप होती है। और इवेंचुअली ये लोग जो है वो ना सिर्फ सरकार की पॉलिसीज को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, ना सिर्फ रूल करना शुरू कर देते हैं, ये लोग जो है वो नरेटिव्स को भी बनाना शुरू कर देते हैं, डेवलप करना शुरू कर देते हैं। एंड इवेंचुअली यू ऑल्सो एक्ट टू बिहेव अकॉर्डिंग टू देयर ओन थीसिस। उनके हिसाब से आप भी बिहेव करना शुरू कर देते हो। और इस तरह से धीरे 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 आपके पास जो है वो कुछ ही एलीट लोग जो है वो अपनी सरकार को स्थापित करके बैठ जाते हैं। और ये जो है वो आपके पास दीज एलीट्स, दे आर नॉट ओनली दी नेशनल एलीट्स, बट आपके पास जो है ये माना गया है दैट धीरे धीरे एक ट्रांसनेशनल कैपिटलिस्ट क्लास, जिसको हम टीसीसी कहते हैं, उसका जो है वो गठन हुआ है। तो आपके पास जो है वो लेस्ली स्क्लेयर ने जो है वो कहा है दैट सम कॉर्पोरेट ओनर्स, एग्जीक्यूटिव, स्टेट ग्लोबलाइजर्स, जिसके अंदर ट्रेड मिनिस्टर्स आ जाते हैं, आईएमएफ के टेक्नोक्रेट्स आ जाते हैं, और आपके पास मीडिया और कल्चरल मर्चेंट्स जो है वो आ जाते हैं। वो जो है वो अगेन इनका इन्फ्लुएंस जो है वो इन लोगों का जो, इन एलीट लोगों का जो इन्फ्लुएंस है वो पूरी दुनिया भर के अंदर ले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंडिया में बैठा जो है वो एलन मस्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कैसे जो है वो अमेरिकन सरकार उसने जो है बनाई, उसने गिराई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो है वो इस चैनल के ऊपर, जो इंडिया का चैनल है, जो कि अगेन इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाता है, हम लोग यहाँ पे बैठे जो है वो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगेन एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ट्विटर, एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फेसबुक, या फिर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है यूट्यूब। इसने आपको जो है वो मिस्टर मस्क के बारे में जो है बहुत सारी चीजें बताई, कैसे जो है वो एक सुपर ह्यूमन है, वो जो है वो आपसे तो बहुत बियॉन्ड जो है वो सोचता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो कहता है कि इंसानियत को मैं मार्स के ऊपर ले जाऊंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप लोग जो है वो इसके भक्त बन गए,
आप लोग जो है वो ये सोचना आपने शुरू कर दिया कि ये इंसान जो है वो ऑलमोस्ट एक सुपर ह्यूमन की तरह है। तो इस तरह से आपके पास जो मीडिया है वो ऐसी पर्सनैलिटीज को जो है वो ग्लोबल लेवल के ऊपर सितारे बना देता है, और ऐसी पॉलिसीज को अगेन, और ऐसे जो लोग हैं उनको अगेन आईएमएफ कभी जो है वो पोर्ट्रे करता है, कभी जो है वो आपके पास जो ग्लोबलाइजर्स हैं, जो ग्लोबलाइजेशन के पक्ष में जो लोग होते हैं, या फिर आपके पास जो है वो कुछ वर्ल्ड बैंक के लोग हैं, ये टेक्नोक्रेट्स हैं, अगेन बार बार जो है वो चर्चा के अंदर इनका नाम लेके आएंगे। कॉरपोरेशंस जो हैं वो अगेन यही लोग रन कर रहे हैं, और यही लोग जो है वो ग्लोबल लेवल के ऊपर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो स्थापित करेंगे। और इस तरह से आपके पास ये जो एक कैपिटलिस्ट क्लास है, ये जो प्लूटोक्रेसी है, वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल लेवल के ऊपर नहीं रहती, वो इंटरनेशनल जो है वो बनना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली क्या किया जाए? तो जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि आपके पास जो है वो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज को रियल टाइम डिस्क्लोजर्स के लिए कहा जाए, जो कि आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कर रहा है। 2024 के बाद उसने जो है वो ये काम तेज कर दिया है। फिर उसके बाद बात आती है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कि लॉबिंग के अंदर जो है वो बड़े एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को एक कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाए कि आप 5 साल तक जो है वो आराम से घर पे बैठो रिटायरमेंट के बाद, और फिर उसके बाद 5 साल के बाद अगर आप किसी कॉर्पोरेशन के अंदर काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो उतने टाइम में बेसिकली ये जो लॉबिंग वाला जो एक स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा, और वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपना रेलिवेंस खो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास धीरे धीरे हम इस लॉबिंग को डिसरप्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है मीडिया प्लूरलिज्म की। ज्यादा से ज्यादा मीडिया हाउसेस को, ज्यादा से ज्यादा जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स को बढ़ावा दिया जाए, ताकि आपके पास एक प्लूरलिज्म जो है वो नरेटिव का प्लूरलिज्म जो है वो रहे। फिर उसके बाद बात आती है आपके पास फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी कौन कर रहा है, कितनी कर रहा है, किसको कर रहा है, और कौन सा थिंक टैंक कौन सी पॉलिसी के अंदर जो है वो अपना निवेश जारी कर रहा है, कौन सी पॉलिसी के बारे में एडवोकेट कर रहा है, ये सारी चीजें जो है वो पब्लिकली डिस्क्लोज होनी चाहिए। तो इस तरह से हम जो है वो इस प्लूटोक्रेसी को रोक सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।